सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ, जीवन की कोई भी राह आसान नहीं होती है, संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं जाकर मंजिल मिलती है। और जो लोग मुश्किल वक्त में, संघर्षों में अपने लिए नई राहें हमवार करते हैं, वही हमारे नायक, हमारे हीरोज़ कहलाते हैं। ऐसे तमाम नायकों की, तमाम हीरोज़ की कहानियों को समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। हमारा जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य चाहता है। हम पर्यावरण की नियति को आकार देते हैं। हम चाहें तो हम प्लास्टिक के साथ अपने रिश्ते को एक बार फिर से परिभाषित कर सकते हैं। ज़रूरी है कि संगठित होकर प्रयास किए जाएं। हम इको विकल्पों को अपनाएं और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना कहें। इस दिशा में एक गैर सरकारी संस्था भारत सोका गोकाई ने एक खास पहल की है। प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिए जनसाधारण, उद्योगों और सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है। इस दिशा में प्लास्टिक का उपयोग कम करना, इसकी रिसाइकलिंग करना और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सोका गोकाई संस्था ने इस दिशा में प्लास्टिक को ना कहें पहल की शुरुआत की है। ये देखिए, दिल्ली एनसीआर में बीएसडी के सदस्य निर्धारित केंद्रों पर प्लास्टिक कचरा जमा कर रहे हैं और फिर इस एकत्रित प्लास्टिक कचरे को उचित रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा रहा है। मकसद प्लास्टिक के बढ़ते खतरों के प्रति न केवल जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि सतत एवं स्थायी मानव व्यवहार को प्रेरित करना और बढ़ावा देना है। ऐसा करने से प्लास्टिक की खपत में कमी आएगी और हमारे क्षेत्रीय भरावों यानी कि लैंडफिल में इस प्रकार का कचरा कम से कम पहुंचेगा। ये जो ड्राइव है, इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि किस तरह से हम लोगों में ये अवेयरनेस और जागरूकता जगाएं कि प्लास्टिक का मेनेस क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है और उसमें वो एज एन इंडिविजुअल किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये है बीएसडी 25 टन प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव। ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जिसमें एक महीने में 25,000 किलो प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करना और उसे रिसाइकिल करना शामिल है। ये जो मुहिम है 25 टन प्लास्टिक इकट्ठा करने की, ये सिर्फ एक शुरुआत है लोगों को ये सेंसिटाइज करने के लिए कि अगर हम हम में से एक इंसान 1-1 किलो भी इकट्ठा करता है तो हम 25 टन तो इकट्ठा कर ही लेंगे। ये देखिए, प्रदर्शनी में अधिक टिकाऊ दुनिया के लिए सतत एवं स्थायी मानव व्यवहार को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हमारे घर से निकलने वाली प्लास्टिक या ऑफिस से निकलने वाली प्लास्टिक, यहाँ पे एक उसका अधिकांश हिस्सा, मेजॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज में एंड हो रही है। इससे हम परेशान हैं, वो मर जा रही है वाटर बॉडी और उसको हमें बार बार क्लीन करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो आज BSG 25 टन ऑफ प्लास्टिक का है, तो इसको एक तरीके से देखिए, अगर ये प्लास्टिक वहीं पे कलेक्ट हो जाता है एट द सोर्स, जहाँ पे जनरेट हो रहा है, जहाँ पे घर लेवल पे, ऑफिस लेवल पे, तो ना तो वो किसी वाटर बॉडी तक पहुँचेगा, ना वाटर बॉडी को रिस्टोर करने की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। माउंट एवरेस्ट की चोटियों से लेकर प्रशांत महासागर की गहराई तक दुनिया के सबसे सुदूर हिस्सों में भी प्लास्टिक कचरा मौजूद है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्लास्टिक कचरा 2060 तक लगभग 3 गुना होने का अनुमान है, जिससे लगभग आधा लैंडफिल में समाप्त हो जाएगा और 20% से भी कम रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित किया जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दृष्टिकोण बदलने और स्थिरता अपनाने के लिए सामुदायिक जागरूकता बेहद जरूरी है और इस दिशा में भारत सोका गोकाई के प्रयास सराहनीय हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज। तो ये तो हुई प्रकृति को सिंगल यूज प्लास्टिक से बचाने की मुहिम। अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जल संरक्षण की मुहिम चल रही है। हम जानते हैं कि यूं तो पहाड़ी अंचल वाले जनपद सोनभद्र में पूरे वर्ष कहीं ना कहीं कमोबेश पानी की किल्लत बनी ही रहती है और इस दिशा में
प्रशासन कार्यरत है, तमाम कॉरपोरेट घराने हैं जो कि कार्यरत हैं और जल संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन इस सबसे इतर समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, जल संरक्षण के लिए मुहिम चला रहे हैं और भूजल स्तर को रिचार्ज करने में किस तरह से सहायक हो मुहिम, उसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति की आज आपको कहानी दिखाते हैं। सोनभद्र जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुसही गांव के रहने वाले हैं 70 वर्षीय डॉक्टर जयनारायण तिवारी। डॉक्टर तिवारी पिछले 5 सालों से अपने सहयोगियों के साथ वर्षा के जल और घरेलू उपयोग से निकलने वाले पानी को संरक्षित तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उसका उपयोग अपनी बागवानी को सिंचित करने के लिए भी कर रहे हैं। श्री तिवारी इसी पानी से अपने 2 बीघा के परिसर में मौसमी फल और सब्जियों के साथ साथ औषधीय खेती भी कर रहे हैं। डॉक्टर जयनारायण लोगों को एक एक बूंद के महत्व को तो समझाते हैं ही, साथ ही साथ पानी को संरक्षित करने के लाभ को भी लोगों को बताकर उनसे जल संरक्षण का संकल्प भी करवाते हैं। जिस फैक्ट्री का इंचार्ज था वहाँ पानी की बड़ी कमी थी। 7 बोर हम लोगों ने बनाए, उसमें केवल एक में 1-1.5 इंच पानी मिला। फिर ऐसा सिलसिला हुआ, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में आया। वो भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं है। जायकवाड़ी एक डैम है, वहाँ से पानी आता है पाइप में, और मेरा 6 लोगों का परिवार, उसको केवल 500 से 1000 लीटर पानी प्रतिदिन मिलता था। अब ये पानी एक परिवार चलाने वाले को ही समझ में आएगा कि कितना कम और कितना कठिन होता है। एक दिन पानी न आए तो उसी को बचा के रखना है दूसरे दिन के लिए। तभी से प्रेरणा आई कि अगर मैं कभी भी स्वतंत्र हो पाया तो मैं अपने लिए अपना पानी खुद बचा के रखूंगा। सोनभद्र में जहाँ गर्मियों में मैं हमेशा देखता था कि टैंकर चलते हैं और पूरी वाटर सप्लाई कुछ बोर से की जाती है, तो मुझे लगा कि अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं सोनभद्र में मुझे भी वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना के करना चाहिए। और पहला कदम मेरा वही था कि मैंने एक करीब 30,000 लीटर का पानी का टैंक यहाँ बनवाया। 2018 से शुरू हुआ और जून में मैंने बना के रेडी कर दिया था कि अगली बरसात में मुझे पानी मिल जाए। जयनारायण तिवारी और उनके सहयोगी पुराने कुओं और निष्क्रिय पड़े बोरिंग्स के पास पिट का भी निर्माण करवाते हैं, जिससे इन जल स्रोतों में जल का स्तर सुधरता है और धीरे धीरे जल स्तर बढ़ने लगता है। पिट के निर्माण में पानी को गंध रहित और साफ रखने के लिए जलकुंभी के साथ साथ परंपरागत कोयला पत्थर और बालू का भी उपयोग किया जाता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सोनभद्र से सुनील तिवारी की रिपोर्ट। तो देखिए आपने प्रकृति के संरक्षण की ये मुहिम बूंद बूंद बचाकर किस तरह से भूजल को रिचार्ज किया जा रहा है। ऐसे ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है आज मुसलमान का आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
अब आपको मिलवाते हैं केरल की एक महिला उद्यमी शालिन एलिस एबी से, जिन्होंने उन बच्चों के लिए दोपहर भोजन की शुरुआत की जिनके पास भोजन करने के लिए पैसे नहीं हैं। बेहद कम पैसे में वो भोजन परोसती हैं और देखिए आज आलम ये है कि वो प्रतिदिन लगभग 200 लोगों को भोजन परोस रही हैं। केरल के तिरुअनंतपुरम की महिला उद्यमी शालिन एलिस एबी ने जिन बच्चों के पास दोपहर का भोजन करने के लिए पैसे नहीं हैं, उनकी मदद करने के लिए अपना लघु भोजन प्रोजेक्ट एंटे छोटू पथरम शुरू किया है। उन्होंने 3 बच्चों के साथ अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और अब वो प्रतिदिन लगभग 200 लोगों को खाना परोसती हैं। वो खाना परोसती हैं और कहती हैं कि ये उनके लिए कोई व्यवसाय नहीं है, वो इसे एक बड़े परिवार की सेवा की तरह मानती हैं। उनका प्रोजेक्ट तिरुअनंतपुरम शहर और सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। लोग उनके इस कार्य को बहुत पसंद कर रहे हैं। जब मैंने 2 साल पहले इसकी शुरुआत की थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह तिरुअनंतपुरम शहर का इतना बड़ा हिस्सा होगा। अब हमने 200 लंच स्टील बॉक्स पूरे कर लिए। कुछ लोग शहर के बाहर से आ रहे हैं और वे यहाँ रह रहे हैं। हम कुछ लोगों को डिलीवरी दे रहे हैं और कुछ लोग 9:30 बजे के बाद मेरे घर पर आते हैं। हमारे पास डिलीवरी प्रणाली है, वह भी न्यूनतम डिलीवरी प्रणाली। मैंने इसे एक व्यवसाय की तरह शुरू नहीं किया है, यह मेरी भावना है। जब मैं बच्चों को दोपहर का भोजन देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह एक छोटे लंच बॉक्स की अवधारणा है। यह किफ़ायती है, यानी इसकी कीमत सिर्फ 39 रुपये है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो यह मात्र 35 रुपये थी और 2 साल बाद यह 39 पर आ गया है। शालिन एलिस एबी का कहना है कि इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। उनके पास LKG के छात्रों से लेकर पुलिस, डॉक्टर, नर्स और बुजुर्ग माता पिता तक सभी तरह के ग्राहक हैं। मानव सेवा से बढ़कर कोई और दूसरी सेवा नहीं है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए केरल के तिरुअनंतपुरम से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो किसी का पेट भरने से बढ़कर, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी बेहतर नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमान आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का और अब आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे बच्चों से जो A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सीख रहे हैं, B फॉर बॉय नहीं बल्कि B फॉर ब्यूरोक्रेसी सीख रहे हैं। जी हाँ,
क्योंकि इनको पढ़ाने वाले एक वकील साहब हैं जो इन बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी बना रहे हैं। आज इन वकील साहब के पढ़ाए 500 से ज़्यादा बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। बड़ी संख्या में कूड़ा बीनने वाले बच्चों के हाथों से कूड़ा छीनकर उन्होंने किताबें थमाई हैं। ये हैं पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हरिओम जिंदल और उनकी टीम, जो आज ना जाने कितने सपनों को पंख दे रहे हैं। वो जानते हैं कि शिक्षा के जरिए ही पंखों को परवाज मिल सकती है और इसीलिए उन्होंने झुग्गी बस्ती में रहने वाले सैकड़ों बच्चों के हाथों से कूड़ा छीनकर उन्हें किताबें थमाई हैं। झुग्गी बस्ती के रहने वाले ये बच्चे आज फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। ये बच्चे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हैं। पेशे से वकील हरिओम जिंदल लुधियाना में जरूरतमंद बच्चों के लिए ऐसे 3 स्कूल चलाते हैं ताकि कोई भी पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रह जाए। Deferred literacy means there is reflection in the election. There is before what whoever gets the maximum votes gets elected. The one who gets elected makes defer government and gets defer tax money for providing our rights. बैलेट बॉक्स क्या होता है? बैलेट बॉक्स एक डब्बा है जिसमें हम बैलेट पेपर डालते हैं। बैलेट पेपर पे क्या होता है? वोट। कॉन्स्टिट्यूशन बताओ, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution is a document which informs about our rights and duties and how our country India is to be administered. 2013 में शुरू हुआ ये सफर आज भी जारी है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। वो कहते हैं कि एक बार वो शिक्षा के स्तर की जानकारी लेने के लिए स्लम एरिया में गए तो कूड़ा बीन रहे बच्चों को देखकर उनसे रहा ना गया और वो उन्हें पढ़ाने लग गए। वो उन्हें नेशनल ओपन स्कूल के माध्यम से पढ़ाते हैं। उनका मकसद बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उनके हकों और अधिकारों और देश और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराना है। शुरुआत में बच्चे पढ़ने को राजी नहीं थे। ऐसे में हरिओम जिंदल रोजाना उनके लिए कुछ खाने को लेकर आते थे। बाद में धीरे धीरे पढ़ाई की बातें शुरू की। बड़ी मुश्किल से उनके परिजनों को मनाया और धीरे धीरे बच्चे उनके पास आने लगे। जो गरीब बच्चे हैं, बहुत बड़ा संख्या है जिनकी या तो स्कूल जाते नहीं हैं, अगर जाते हैं तो 5वीं शिक्षा से ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, फिर वो बाल मजदूरी में लग जाते हैं और परमानेंट मजदूर बन जाते हैं। तो फिर मैंने कहा भी अल्फ़ाबेट्स पढ़ाना ही है, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, R फॉर रैट क्यों पढ़ाना, शिक्षा वो दो जो इनको मजबूत भविष्य बनाए। फिर मैंने C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डेमोक्रेसी, R फॉर राइट, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके से 26 अल्फ़ाबेट की सीरीज़ तैयार की जो वो सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। इनको हम यहाँ पर ये शिक्षा तो दे ही रहे हैं जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ नेशनल ओपन स्कूल के थ्रू इनको हम रेगुलर पढ़ाई कराते हैं। हरिओम जिंदल बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें जागरूक भी बना रहे हैं। इन शिक्षकों का बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी अलग है। वो बच्चों को A फॉर एप्पल नहीं, बल्कि A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, B फॉर बॉय नहीं, B फॉर ब्यूरोक्रेसी पढ़ाते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए अल्फाबेट्स की एक खास किताब एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज तैयार की है। इस तरह से पढ़ाने के 2 फायदे हैं। पहला कि बच्चे शिक्षित होते हैं, दूसरा वो समाज के प्रति जागरूक होते हैं। ये बच्चे समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। निश्चित ही शिक्षा की ये पहल अनुकरणीय है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए लुधियाना से शीतल की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो है ना शिक्षा देने का ये अपने आप में बेहद अनूठा अंदाज, और किस प्रकार इस अंदाज से बच्चे अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित भी बन रहे हैं, ये भी आपने देखा। आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि उम्र तो बस एक नंबर है और उम्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जी हाँ, इस बात को कई लोगों ने सच भी साबित करके दिखाया है। आज हम आपको मिलवाएंगे गुजरात के वडोदरा के रहने वाले 80 वर्षीय एक ऐसे ही शख्स से जो इस उम्र में भी बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ बनाते हैं और उनकी बनाई कलाकृतियाँ कई लोगों को आश्चर्य में डाल देती हैं।
वडोदरा के रहने वाले कलाकार चंद्रकांत जोशी। चंद्रकांत जोशी 80 साल के हैं, लेकिन जिस तरह की तेजी के साथ लकड़ी के टुकड़ों को तराशकर उस पर आकृतियां बनाते हैं कि देखने वाले हैरत में पड़ जाते हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि उम्र महज एक नंबर है और टैलेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। मेरी उम्र अभी 80 वर्ष की है। मैं पहले से ही 30 वर्ष का था जब से मैं कारपेंटरी काम करता था। अभी मेरी उम्र होने के हिसाब से मैं अभी काम कर सकता नहीं हूँ बहुत बड़ा काम। अभी मैं मन में आया मेरा कि मैं छोटा काम मिनिएचर काम करने का मुझे विचार आया, तो मैंने कुर्सी के अलग अलग प्रकार के डिजाइन वाले कुर्सियाँ बनाई और टेबल बनाए। 1 इंच की कुर्सी, 1 इंच की मेज, 2 इंच का सोफा और ऐसे ही लकड़ी के अलग अलग खिलौने, ये सब चंद्रकांत जोशी की मेहनत और उनकी महारत को बयान करते हैं। चंद्रकांत जोशी अभी तक 50 से ज्यादा डिजाइन की लघु कलाकृतियां बना चुके हैं। वो आज भी जिस तरह से लकड़ी की लघु कलाकृतियां करते हैं वो आश्चर्यजनक है। सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक काम कर सकता हूँ और शाम को 5:30 से 7 बजे तक काम करता हूँ। ऐसा तो देखने जाओ तो डिजाइन प्रमाणे उसका टाइम होता है, लेकिन फिर भी मैं 3 दिन में एक मिनिएचर बनाने में समय करता हूँ। कई आर्कियोलॉजिकल साइट से ऐसे फर्नीचर और खिलौने बरामद हुए हैं जिनसे पता चलता है कि वुड मिनिएचर की कला काफी पुरानी है। गुजरात में अब भी कुछ लोग इस कला को सहेजे हुए हैं और वडोदरा के बुजुर्ग कलाकार चंद्रकांत जोशी भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में प्रतिभा अपार है, कौशल अपार है, बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ अच्छा और ख़ास करके ज़रूर दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।